हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार मौर्य। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 मैथ, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जिसका इंग्लिश में हम लोग नाम जानते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो आज हम लोग इस परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ में प्राथमिक गणित का क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्याएं आखिरकार होती क्या है, रेशनल नंबर आखिरकार होता क्या है। तो डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। P बटा Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब ये जो हर में Q दिखाई दे रहा है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं हो तो क्या कहलाता है? तो परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। हमने डिफिनेशन में क्या लिखा कि वैसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q 0 के बराबर नहीं हो, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं या फिर इसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए तो हम लोग 4/5 जिसको अंश को हम लोग P मानते हैं और हर को हम लोग Q मानते हैं, जो कि P बटा Q के रूप में एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तथा हम लोग इस संख्या को भी जरा लेते हैं और पूछते हैं, बताइए क्या 2 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है। किस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है और 1 0 के बराबर नहीं है, बल्कि 1 एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या रहेगी तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम लोग एक नोट में करके इसको जानेंगे कि पाई परिमेय संख्या है या नहीं। पाई परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम लोग क्या जवाब में जानते हैं कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आखिरकार पाई है क्या? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि पाई तो अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम लोग ये देखें कि पाई का मान क्या होता है। तो पाई का मान हम लोग पढ़ते हैं कि 22/7 होता है और ये 22/7 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये P बटा Q के रूप में लिखा गया है, जहां इसका Q 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है, जो एक परिमेय संख्या है। जो क्या है? तो जो एक परिमेय संख्या है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। और साथ ही साथ पाई का मान एक दशमलव मान में भी आता है, पाई बराबर 3.14। ये भी एक क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है।
ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 3.14 को जब हम लोग हटाएंगे तब नीचे 100 आएगा, और 100 यानी एक संख्या है और ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। मुझे आशा है कि आप लोग परिमेय संख्या का डेफिनेशन और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल जो दिए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आगे हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या की मदद से हम लोग दो संख्याओं को गुना करेंगे, दो संख्याओं से अधिक संख्याओं को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करके देखेंगे और पता करेंगे। तो किताब के माध्यम से हम लोग में क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, कि परिमेय संख्या किसे कहती है और किस प्रकार का किस रूप में ये रहता है। तो ये हमेशा कैसा रहता है, तो P/Q के रूप में रहता है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ Q जो है ये आपका 0 के बराबर हो गया तो हम लोग इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग और लेकर के देखते हैं, क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो आप लोग बताइए हमें कि 1/7 ये क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्या 0/7 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका हर देखना हमें है, Q देखना है, P चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर होता है तो हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, अगर Q 0 के बराबर नहीं है तब हम लोग कहेंगे ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग 0/7 को क्या परिमेय संख्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रा जवाब दीजिएगा। ये चीज़ को आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। कॉन्सेप्ट के अनुसार तो कहता है कि P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। P साफ साफ दिख रहा है और Q भी साफ साफ दिख रहा है, तो Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ज़रा सा इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं का गुणन। परिमेय संख्याओं का गुणन, जब दो परिमेय संख्या को आपस में गुना करते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है। परिमेय संख्याओं का गुणन, परिमेय संख्याओं का गुणन। तो परिमेय संख्याओं का गुणन हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कोई a/b कोई एक परिमेय संख्या है और इसका गुणन r/s के साथ, यानी a भी एक परिमेय संख्या है, दोनों को जब आपस में गुना करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि a/b यानी a गुना r और बटा में b गुना s हम लोग ऐसा पाते हैं। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये भी एक संख्या जो है ये परिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो हम लोग जब दो परिमेय संख्याओं को जब गुना करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं को गुना करते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। एक सीधा साधा एग्जाम्पल हम लोग ले करके देखते हैं, क्या ये बात जो हम बताएं अभी, दो परिमेय संख्याओं का गुणन लेने के बाद क्या ये सही है कि गलत है, देखते हैं जरा। तो हम लोग एक परिमेय संख्या 2/3 ले लेते हैं और दूसरा परिमेय संख्या हम लोग 3/5 ले लेते हैं, और इस दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में गुना करते हैं। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 3 को 5 से गुना करेंगे ये 15 हो जाएगा। और 6/15 भी हम लोग कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो 6/15 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग निष्कर्ष में क्या देखें कि जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है,
तो एक परिमेय संख्या ही निष्कर्ष निकलता है। उसी प्रकार से जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में डिवाइड करेंगे तब क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, हम यहाँ क्वेश्चन को लिख देते हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग दिया जाता है, दो परिमेय संख्याओं को भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त होता है या नहीं? इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या दो परिमेय संख्याओं को भाग देंगे तो क्या ये परिमेय संख्या प्राप्त होगा या नहीं, और साथ में प्रूफ करके बताइएगा, प्रूफ करके भी बताना होगा कि होगा या नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कि परिमेय संख्याएं का गुणन हम लोग अभी देख लिए। परिमेय संख्याएं का गुणन हम लोगों ने देख लिया, परिमेय संख्याएं का गुणन। और परिमेय संख्याएं का गुणन का क्रम विनिमय नियम जरा देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है और ये किस प्रकार का नियम है और कैसे परिमेय संख्या में इसको यूज करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे, इस पे आधारित प्रश्न भी देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार का प्रश्न इस आधारित पे रहता है। तो हम लोग क्लास 7 कक्षा 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में हम लोग पढ़े हैं क्या कि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में। उसमें क्या पढ़े थे कि ए तथा बी दो पूर्णांक रहता था। इस दो पूर्णांक को इस प्रकार से जोड़ा जाता था तो उसको एक बार सीधा जोड़ने पर और एक बार उल्टा जोड़ने पर दोनों परिणाम आपस में समान होता था। तब हम लोग कहते थे यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। उसी प्रकार से हम लोग क्लास 8 में भी देखेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन किस प्रकार से करता है, वो भी गुणा के नियम में, गुणा के नियम में। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या रहेगा, परिमेय संख्याएं रहेगी। कौन सी संख्याएं रहेगी? तो परिमेय संख्याएं रहेगी और साथ में उसका गुणन। तो मान लेते हैं कि a बटा b वो एक परिमेय संख्याएं है और p बटा q ये भी कोई एक परिमेय संख्याएं है। और क्रम विनिमयता की जांच करेंगे तो क्रम विनिमयता की जांच कक्षा क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि क्या होती है, तो दो पूर्णांक होता है। लेकिन ये परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें कितनी परिमेय संख्या रहेंगी, तो कम से कम दो परिमेय संख्या रहेंगी और दोनों को आपस में जब गुना करेंगे तो परिणाम हमारा क्या होगा, तो परिणाम हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हम लोग कक्षा 7 में पढ़ते थे। केवल प्लस के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही आपका क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये तो हो गया परिमेय संख्याएं का गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं का गुणन का सहचर्य नियम। परिमेय संख्याएं का गुणन का सहचर्य नियम, ये नियम हम लोग कक्षा 7 में भी पढ़ा था। सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम क्या होता है, तो योग का सहचर्य नियम में हम लोग 3 पूर्णांक लेते थे,
ए बी तथा सी, और उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते थे कि हम लोग जब दूसरे तथा तीसरे पूर्णांक को जोड़ें, फिर फर्स्ट पूर्णांक को जोड़ें, या फिर पहले तथा दूसरे पूर्णांक को जोड़ें और एट लास्ट तीसरे पूर्णांक को जोड़े, तब दोनों मान आपस में क्या होता था, बराबर होता था। तब हम लोग कहते थे कि ये क्या है, सहचर्य नियम का पालन करता है। उसी प्रकार से इसमें भी चेक करेंगे। यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्याएं लेंगे। कितनी परिमेय संख्या लेंगे, तो 3 परिमेय संख्या लेंगे और चेक करके देखेंगे क्या ये सहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कोई ए बटा बी कोई एक परिमेय संख्या ले लिए हैं, और साथ में पी बटा क्यू कोई एक परिमेय संख्या ले लिए हैं, और तीसरा परिमेय संख्या हम लोग आर बटा एस ले लेते हैं। अब इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि दूसरा तथा तीसरा परिमेय संख्याओं को पहले गुना करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि हम लोग जब पहले परिमेय संख्याएं और दूसरा परिमेय संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो तीसरा परिमेय संख्याएं मल्टीप्लाई के साथ ये समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये दोनों को हम लोग एक सीधा सीधा एग्जाम्पल लेकर के चेक करेंगे, एक मान लेकर के चेक करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई 4/3 कोई एक परिमेय संख्या है, 4/3 कोई एक परिमेय संख्या है, और इसी के गुणांक में कोई ऐसा परिमेय संख्या ले लेते हैं जो 2/5 है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 2/5 गुना 4/3 के बराबर होना चाहिए। अगर ये सही होता है तो हम लोग ये मान को मानेंगे कि क्रमविनय नियम का जांच हो रहा है, वो भी किसका, तो गुणन का क्रमविनय नियम। उस प्रकार से हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, इधर वाले पार्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8, 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा, 3 × 5 15 होगा, इधर बराबर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, इधर होगा 15 होगा। दोनों तरफ का मान जब आपस में बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि क्रमविनयता का जांच सही है, क्रमविनय नियम का पालन कर रहा है। अब हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि 3/7 कोई एक परिमेय संख्या है जो a/b है, मल्टीप्लाई हम लोग क्या देखेंगे कि 2/6 ये दूसरा परिमेय संख्या है, और फिर 3/4 ये तीसरा परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम लोग इधर भी लिखेंगे 3/7 मल्टीप्लाई 2/6 इंटू 3/4। इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख दिया। हम लोग बायां तरफ और दायां तरफ दोनों तरफ चेक करके देखेंगे क्या दोनों का मान बराबर आता है। अगर मान बराबर आता है तो गुणन का सहचर्य नियम का पालन करता है, और मान बराबर नहीं आता है तो गुणन का सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले कुछ छोटी कोष्ठ वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 3/7 जो पहली परिमेय संख्या है उसको जैसे वैसे लिख देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3 × 2 6, और 6 × 4 24। इधर जब मल्टीप्लाई करने के लिए गए तो इधर कितना हो गया, 3 × 2 6, और 7 × 6 कितना हो गया, ये 42 हो गया। और इधर तीसरी पूर्णांक संख्या कितना है, तो 3/4 है। मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो कितना हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई करने पर हम लोग पाते हैं क्या कि हम लोग क्या पाते हैं यहाँ से, तो हम लोग पाते हैं 3/3 × 6 कितना होगा, 18, और 24 × 4 × 28, और 4 × 2 = 14, 1 15 68। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी वही बात आएगा, 18/168। जब दोनों का मान जब आपस में बराबर आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं गुणा का सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। और ये सत्यापन भी हम लोग करके क्वेश्चन में देखेंगे। इस प्रकार से, इसी प्रकार से सत्यापन देखें हम लोग। ये चीज़ को याद रखना है आपको कि क्या होता है, ये परिमेय संख्या जब पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तथा दूसरी परिमेय संख्या और पहली परिमेय संख्या को गुना करते हैं, तब दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
ये कौन सा नियम पर सत्य होता है, तो गुणन का क्रमणीय नियम पर सत्य होता है। दूसरा, परिमेय संख्या गुणन का सचल नियम हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी कि पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या और तीसरी परिमेय संख्या, जिसमें से दूसरी और तीसरी को गुना करने पर, दूसरी और तीसरी को पहले गुना करके तीसरी को गुना करने पर हम लोग क्या प्राप्त होता है, हम लोग को प्राप्त होता है जब पहली और दूसरी को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग को मान दोनों आपस में बराबर होता है, तभी हम लोग कहेंगे कि ये सचल नियम का पालन करता है। गुना का, जब किसी संख्या का गुना या फिर जब किसी परिमेय संख्या का गुना हम लोग एक से करते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है, हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। तो देखते हैं कि मान लेते हैं कोई p बटा q एक परिमेय संख्या है, इसका गुना हम लोग क्या करेंगे 1 के साथ करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलता है, वही निष्कर्ष निकलता है जो पहले हम लोग जानते थे। जब किसी परिमेय संख्या का गुना 1 के साथ करेंगे तब क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या ही क्या होगा, प्राप्त होगा। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग इस नियम को क्या कहेंगे, जब किसी परिमेय संख्या को 1 के साथ गुना करते हैं तो इस नियम को क्या कहते हैं, कि इस नियम को कहते हैं गुणात्मक तत्समक या फिर गुना का तत्समक नियम। क्या कह सकते हैं, गुना का तत्समक नियम, हम लोग ऐसा इसको कह सकते हैं। आखिरकार इसका यूज उतना है नहीं, फिर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि जब किसी परिमेय संख्या को या फिर कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो जाए, हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा जो संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद कि गुणात्मक तत्सम नियम के बाद क्या होता है, तो परिमेय संख्याएं का परिमेय संख्याएं का गुणन, परिमेय संख्याएं का गुणन के योग का वितरण नियम, ऐसा हम लोग एक नियम देखेंगे। ये नियम आखिरकार होता क्या है, परिमेय संख्याएं का गुणन, यानी परिमेय संख्या का गुणन भी होगा और साथ में योग भी होगा। तो मान लेते हैं इसमें भी 3 पूर्णांक रहेगी, 3 परिमेय संख्या रहेगी। पहला परिमेय संख्या a बटा b मान लेते हैं, जो गुना भी रहेगा किसके रहेगा, तो 2 परिमेय संख्याओं के योग के आधार पर यह गुना में रहेगा। p बटा q मान लेते हैं कोई दूसरा परिमेय संख्या है जिसका योग हम लोग r बटा s कोई तीसरा परिमेय संख्या है इसके साथ करेंगे, तो हम लोग क्या प्राप्त होता है हम लोगों को, कि जब ऐसा करते हैं तो a बटा b p बटा q के साथ गुणांक में आ जाता है और a बटा b फिर r बटा s के साथ भी गुणांक में आ जाता है। इस नियम को हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्याएं का गुणन के योग का वितरण नियम, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसे को समझने के लिए बहुत ही आसान है। मान लो ये कोई भिखमंगा है, मान लेते हैं ये कोई भिखमंगा है, इसको जब वितरण करना है, इसको जब भीख मांगना रहता है तो ये पहला घर और ये दूसरा घर आपका हो गया, बारी बारी से जाएगा और कहेगा भगवान के नाम पर हमें दे दे, और इसके घर भी जाएगा और कहेगा भगवान के नाम पर हमें दे दे। तो ये ए बटा बी क्या करेगा, इसके पास जाएगा पी बटा क्यू के पास, कहेगा ठीक है हम दे देते हैं, जो हमारे पास है वही दे देते हैं। तो ए बटा बी पी बटा क्यू के साथ क्या चीज़ में आ जाएगा, गुणांक में आ जाएगा। फिर प्लस जब दूसरा घर के पास जाएगा तो हम लोग भी प्लस लगाएंगे, दूसरा घर के पास भी जाएगा, फिर वही कहेगा कि भगवान के नाम पर हमें दे दे। तो आर बटा एस के पास भी, आर बटा एस एक परिमेय संख्या है, जो ए बटा बी के साथ कहेगा ठीक है हम भी तुम्हारे साथ हो जाते हैं, तो ये आपका गुणा के योग का वितरण नियम का पालन करता है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले करके देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या कि मान लेते हैं कि 2/3 कोई एक परिमेय संख्या था। मान लेते हैं कोई भिखमंगा था जो बाहर खड़ा हुआ था दरवाजे के बाहर, और पहला घर मान लेते हैं कि 3/7 और दूसरा घर मान लेते हैं कि 4/6, ये तुम्हारा हो गया दूसरा घर।
ये किस प्रकार से होगा, तो ये पहला घर जाएगा, पहला भिखमंगा जो है वो पहले घर के पास जाएगा और कहेगा भगवान के नाम पर हमको दे दे। तो क्या करेगा, जो इसके पास है वही जो आएगा वही गुनाह में चलाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर आगे क्या होगा, तो फिर वक्त जाएगा अगले घर में और कहेगा ये 2/3 भगवान के नाम पर दे दे। तो अगला के पास कितना है, तो 4/6। अगर दोनों का मान अगर आपस में बराबर हो गया तो हम लोग योग के नियम को वितरण को सही मानेंगे। गुना के योग के नियम का वितरण नियम को क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर में तो कितना, सॉरी ऐड करेंगे तो कितना होगा, देख लेते हैं। एलसीएम इसका 42 आ जाएगा। 7 छक 42 छोतिया 18 प्लस 6 सते 42 और 7 चौके 28, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस को लेकर के, कितना होगा इधर 6 होगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, इधर होगा कितना 8 होगा, इधर कितना होगा तो 18 होगा। एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम इसका कितना, इसका एलसीएम निकालो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 21 और 18 का जब एलसीएम निकालिएगा तो हम लोग क्या देखते हैं, 3 बार में 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, 7 छक 42 और 42 तिया कितना होता है, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 126। 126 इसका एलसीएम आ गया। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या दोनों तरफ मान बराबर आएगा कि नहीं आता है। अगर आता है तो योग का वितरण नियम का सत्यापन इस प्रकार से जब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। उस समय थोड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, अपने मन से डिजिट लेने में, अपने मन से कोई परिमेय संख्या लेने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है और थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके बाद गुणन के वितरण के नियम के बाद हम लोग देखेंगे गुणात्मक विलोम क्या होता है। गुणात्मक विलोम, गुणात्मक विलोम किस संख्या का गुणात्मक विलोम होता है, किस प्रकार से होता है और कैसे हम लोग जब क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। गुणात्मक विलोम, गुणात्मक विलोम आखिरकार, गुणात्मक विलोम आखिरकार होता है क्या। तो मान लेते हैं कोई a/b कोई परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोई भी संख्या को लेंगे तो कौन सा संख्या को लेंगे, तो परिमेय संख्या को ही लेंगे। a/b का गुणात्मक विलोम हम लोग देखने के लिए जाए तो क्या होगा, b/a होगा। विलोम कहने का अर्थ होता है उल्टा, विलोम कहने का अर्थ होता है उल्टा। और उल्टा हम लोग जो संख्या रहेगा, जो परिमेय संख्या रहेगा उसी को क्या करेंगे, हम लोग उल्टा कर देंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, गुणात्मक विलोम कहलाएगा। जैसे में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 4/3 का गुणात्मक विलोम बताइए, का गुणात्मक विलोम क्या होगा। तो गुणात्मक विलोम इसका क्या होगा, इसका गुणात्मक विलोम 3 कितना होगा, तो 4 होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बताइए कि 0 का गुणात्मक विलोम कितना होगा, 0 का गुणात्मक विलोम कितना होगा, 0 का गुणात्मक विलोम कितना होगा, तो 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है, 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है, इसका गुणात्मक विलोम नहीं होता है। याद रखना है कि 0 का कोई गुणात्मक विलोम नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2/3 का गुणात्मक विलोम बताइए, -2/3 का गुणात्मक विलोम कितना होगा, ये चीज़ आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि 2/3 का गुणात्मक विलोम कितना होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किताब से क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखेंगे और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बोर्ड पर हम लोग करेंगे। और इस चीज़ को आप लोग जितना बताएं हम लोग आज इस वीडियो में, उसको ज़रा याद कर लीजिए। थैंक यू।